नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र पटेल आज के इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम लोग आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर कंपनी का कंप्लीट फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो के अंदर एंड के अंदर मैं मेरा फाइनल ओपिनियन दूंगा कि क्या आप लोगों को इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए। सारी की सारी बातों को जानेंगे आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन द 2000, सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड is a real estate development company. The company operates in the National Capital Region of Delhi NCR, focused on offering affordable and mid-segment housing in a terms of units supplied. तो बेसिकली अगर हम लोग इनके बिजनेस की बात करें तो ये लोग यहाँ पर रियल एस्टेट के सेक्टर से आते हैं और बेसिकली इनका जो मेन बिजनेस है वो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के जो एनसीआर है, जो नेशनल कैपिटल रीजन का जो एरिया है, वहाँ पर ये लोग जो है मिड सेगमेंट के यहाँ पर घर वगैरह बनाते हैं और उसको बेचकर अपना बिजनेस करते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स को। तो आईपीओ जो है वो 20 सितंबर के दिन, यानी कि आज ये आईपीओ जो है वो चालू हो रहा है, वही 22 सितंबर के दिन ये आईपीओ क्लोज हो रहा है। अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो 1 रुपीज़ पर शेयर की यहाँ पर फेस वैल्यू रखी गई है। वहीं प्राइस बैंड की बात की जाए तो 366 रुपीज़ से लेकर 365 रुपीज़ पर शेयर की यहाँ पर प्राइस बैंड रखी गई है। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरली हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है और जो एचएनए कैटेगरी होती है उसके अंदर हमें जो टॉप वाला प्राइस होता है उसे सिलेक्ट करने का रहता है। अगर लॉट साइज की बात की जाए तो 38 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रखा गया है। अगर टोटल इशू साइज की बात की जाए, कंपनी आईपीओ के जरिए कितना पैसा रेज करने की कोशिश करी है, तो यहाँ पर 730 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू साइज है, मतलब कि 730 करोड़ कंपनी यहाँ पर इस आईपीओ के जरिए पैसा रेज करेगी। अगर उसके अंदर कितना फ्रेश इशू है उसकी बात की जाए तो 603 करोड़ का यहाँ पर इन लोगों का फ्रेश इशू है। फिर ऑफर फॉर सेल की बात करी जाए तो यहाँ पर 127 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर यही हो जा रही है कि जो फ्रेश इशू है वो ज़्यादा है और जो ऑफर फॉर सेल का पोर्शन है वो कम है। तो सबसे पहले अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर हम लोग इसके इश्यू टाइप की बात की जाए तो ये बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। तो अगर इसकी लिस्टिंग की बात की जाए तो इसकी लिस्टिंग जो है वो एनएससी और बीएससी दोनों के ऊपर होने वाली है। अगर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो यहाँ पर पिछले 4 साल का डेटा हमें दिया गया है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात की जाए तो इन लोगों के पास में 2930 करोड़ के एसेट्स थे। वही लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर इन लोगों के पास में करीब करीब 6000 करोड़ के यहाँ पर इन लोगों के पास में एसेट्स थे। तो अगर पिछले 4 साल के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर एसेट्स के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो एसेट्स है वो यहाँ पर डबल हो चुके हैं। तो सबसे पहली और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर यही हो जाती है। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। बिकॉज फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर 263 करोड़ की यहाँ पर इन लोगों की रेवेन्यू थी। वही लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर 1585 करोड़ की यहाँ पर इन लोगों की रेवेन्यू थी। तो रेवेन्यू की ग्रोथ भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो अगर हम लोग प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर इन लोगों का जो प्रॉफिट था वो नेगेटिव था। कंपनी ने यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर यहाँ पर 56 करोड़ का यहाँ पर लॉस बुक करा था। वही लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी ने 63 करोड़ का यहाँ पर लॉस बुक करा था। तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसने पिछले 4 सालों के दौरान यहाँ पर कंटिन्यूसली लॉस बुक करा है। तो सबसे पहले नेगेटिव चीज़ यहाँ पर यही हो जाती है। अगर नेटवर्क की बात की जाए तो नेटवर्क यहाँ पर पिछले 3 सालों से नेगेटिव थी। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर नेटवर्क जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं। अगर हम लोग रिजर्व्स और सरप्लस की बात की जाए तो रिजर्व्स और सरप्लस भी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर पॉजिटिव हो चुके हैं। 34 करोड़ के यहाँ पर कंपनी के पास में रिजर्व्स और सरप्लस है। वही बोरोइंग की बात की जाए तो बोरोइंग के अंदर भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एक गलत चीज़ हो जाती है बिकॉज कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी के पास में 1700 करोड़ का यहाँ पर डेट था। तो सबसे पहली गलत चीज़ यहाँ पर ये भी हो जाती है। तो कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल की मैं बात करूँ तो ओवरऑल मुझे कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल उतने पसंद नहीं है। प्लस कंपनी एक तो लॉस मेकिंग है, प्लस उन लोगों के रिजर्व्स और सरप्लस भी कम है, प्लस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि कंपनी जो है उसके पास में अच्छे खासे एसेट्स हैं। करीब करीब 6000 करोड़ के यहाँ पर कंपनी के पास में एसेट है। तो वो एक अच्छी सी बात यहाँ पर हो जाती है। अदरवाइज कंपनी के फाइनेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गलत हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इनके ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को समझने की कोशिश करें कि भाई ये लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर क्यों आए, इसके पीछे के रीजन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर इन लोगों ने बेसिकली 3 चीज़ों को मेंशन करा है। सबसे पहले तो इन लोगों ने यही कहा है कि भाई जो इन लोगों ने डेट और जो बोरोइंग वगैरह ले रखी है तो उसका रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने के लिए ये लोग डेट लेकर आए। दूसरा रीजन इन लोगों ने ये बताया कि भाई इन लोगों की जो सब्सिडरी वगैरह है तो उन लोगों के जो डेट बोरोइंग वगैरह है उसे खत्म करने के लिए ये लोग यहाँ पर लेकर आए। और तीसरा इन लोगों ने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को अपना रीजन बताया। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ी बहुत ये लोग और यहाँ पर एसेट्स वगैरह खरीदना चाहते हैं, वो भी इन लोगों का इस आईपीओ को लाने का पीछे का एक रीजन है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कंपनी का कंप्लीट फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस करा। अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो पर्सनली तो मुझे कंपनी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है बिकॉज कंपनी के जो फाइनेंशियल और फंडामेंटल है वो उतने अच्छे नहीं है। कंपनी के पास में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेट वगैरह है और प्लस इन लोगों के ये लोग आज की तारीख के अंदर प्रॉफिटेबल भी नहीं है और इसका पीई रेशियो और ईपीएस सब कुछ माइनस के अंदर है। तो पर्सनली मुझे तो ये कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इस आईपीओ के अंदर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करूँगा। पर हाँ, अगर मुझे आखिरी दिन के अंदर इस आईपीओ के अंदर अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन स्टेटस और जीएमपी देखने को मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए अगर मैं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करूंगा तो करूंगा। अदरवाइज लॉन्ग टर्म को लेकर मेरा इस आईपीओ को लेकर कोई भी प्लान यहाँ पर नहीं है। आप लोगों को इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। और हाँ, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ।
मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग भी इसी तरीके से कंसिडर कीजिए। और आप जब भी शेयर बाजार के अंदर निवेश करें तो अपनी सीबीडी से इन्वेस्टमेंट एडवाइस और रिसर्च चैनल की सलाह जरूर से लें। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।